स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 26 से आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 27 वाला क्वेश्चन आपके सिलेबस से हटा दिया गया, तो हम 28 से स्टार्ट कर रहे हैं। आपका पहला क्वेश्चन आज का कि विभवमापी का सिद्धांत बताइए और विभवमापी के सिद्धांत के आधार पर दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कीजिए। देखिए विभवमापी का सिद्धांत क्या है। पहला देखिए विभवमापी विभव विभाजक के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार जब कोई स्थायी धारा किसी एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद के तार से होकर प्रवाहित होती है तो तार की किसी भी लंबाई के सिरों का विभवांतर उस लंबाई के अनुक्रमित होता है, अर्थात v क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा किसके, L के। अगर इसको हटाएंगे तो v बराबर KL, ये K क्या होती है आपकी विभव प्रमाण होती है। यानी कि ये आपका सिद्धांत है, इसके बेस पे आपको ये फाइंड करना है, यानी कि दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है। देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, एक बैटरी लगी है आपकी, यहाँ पे B, यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है, यहाँ पे K लगा हुआ है कुंजी, और उसके बाद ये कंट्रोलर होता है आपका धारा नियंत्रक, उसके बाद ये L1 और V1 और V2, ठीक है। इसको V1 ले लिया मैंने और इसको V2 ले लिया। अब यहाँ पे एक सेल E1 लगा है, E2 लगा हुआ है, यहाँ पे K1 K2 दो कुंजी और लगी हैं और इनसे कनेक्टेड क्या है, गैल्वेनोमीटर, और ये जॉकी हो गई आपकी, ठीक है। पहली कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस K को क्या रखते हैं, बंद रखते हैं। K को अगर आप क्लोज करते हैं मतलब बंद रखते हैं, तब इसमें J1 से होते हैं, मान इसको J मानता हूं मैं, इसमें पूरे कंप्लीटली इस वायर में AB में क्या हो जाएगी, धारा प्रवाहित होती है। अब इसमें पूरे में धारा प्रवाहित होगी और उसके बाद जब अब इसके बाद इस E1 वाले सेल के लिए इस K1 को बंद करते हैं, K1 को बंद करेंगे तो इस E1 का जो आगे बल जो हमें मिलेगा यहाँ पे वो मिलेगा E1 बराबर KL1 मिलता है। क्यों? क्योंकि जब इस K1 को आप बंद करते हैं तो इसमें कोई भी धारा नहीं बहती है, नल पॉइंट हमें फाइंड होता है, तो इसलिए E1 बराबर KL1 हो जाएगा। इसी कंडीशन से दूसरे के लिए लेंगे तो E2 के लिए भी क्या मिल जाएगा, E2 बराबर KL2 मिल जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2। जैसे यहाँ पे देखिए E बराबर KL था तो E को जैसे V को E भी मानते हैं तो E बराबर यहाँ पे क्या लिख देंगे, KL लिख देंगे अगर इस पे, तो सेम कंडीशन है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट से सेकंड को डिवाइड कर देते हैं। E1 अपॉन E2 बराबर KL1 अपॉन KL2, K से K कैंसिल, तो E1 अपॉन E2 बराबर आपका हो जाएगा L1 अपॉन L2। इस तरीके से 28 का अथवा वाला पार्ट जिसमें आपको किरचॉफ के नियम को बताना है। तो आपका पहला नियम है संधि का नियम। अब संधि का नियम होता ये है कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। देखिए जैसे आपकी एक संधि है, यहाँ पे जितनी भी धाराएं इस पे मिलेंगी उनका बीजगणितीय योग क्या होगा, 0 होगा। देखिए जी इसमें कौन कौन सी धारा जा रही है, 1 2 3 4 5 जा रही है, तो इन सब का क्या होगा, 0 होगा। बट यहाँ पे I5 और I2 मैंने नेगेटिव लगा रखी है, वो इसलिए होता है कि जो संधि की ओर आएंगी वो प्लस ली जाएंगी और जो संधि दूर जाएंगी वो नेगेटिव ली जाएंगी। मतलब संधि की ओर जो आने वाली धाराएं हैं वो प्लस पे होंगी, देखिए जो आ रही हैं, और जो संधि से दूर जा रही हैं, I2 जा रही है आपकी देखिए दूर, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गई। इसलिए ये आपका क्या हो गया, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 in इक्वल टू 0। अब दूसरा नियम आपका लूप का नियम, किसी बंद परिपथ में विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग, मतलब किसी बंद परिपथ में विद्युत वाहक बलों का योग यानी E1 और E2 का योग परिपथ में उपस्थित प्रतिरोध व संगत धारा के गुणनफल के योग के बराबर होता है। परिपथ में प्रतिरोध और धारा जो बह रही है इस पे क्या होगा, संगत इसके गुणनफल के बराबर होगा, यानी कि इस पे I1 फ्लो हो रही है, ठीक है, और इस पे हम मान लेते हैं I2 फ्लो हो रही है इस वाले पे, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसे सिद्ध भी करना आपने, तो हम ले लेते हैं ABCD इन बंद पाथ, फर्स्ट वाले में लेते हैं ABCD में, अगर बंद ABCD में लेते हैं आप, तो हमें पता है कि धारा और किसका है, प्रतिरोध का, तो धारा इस पे I1 बह रही है और प्रतिरोध R1 है, तो क्या जगह आपको I1 R1 और दूसरी कौन सी है, I2 R2 इक्वल टू विद्युत वाहक बल क्या है, एक E1 है और एक E2 है। अब इनके बीच में क्या साइन है वो आपको देखना है। देखिए इस तरीके से अब I1 R1 तो सीधे देखिए यहाँ से यहाँ की ओर फ्लो हो रही है और I2 R2 इधर से इधर की ओर जा रही है, मतलब इधर से ऊपर की ओर जा रही है। ये जो नीचे को आ रही है तो प्लस हो गई, लेकिन ये इसने कहाँ को जाना चाहिए था, इधर को जाना चाहिए था, पर ये कहाँ को जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, इसलिए क्या आ जाएगा इनके बीच में, नेगेटिव आ जाएगा। और उसके बाद देखिए विद्युत वाहक बल भी नीचे को है और ये दूसरा विद्युत वाहक कहाँ की ओर है, ऊपर की ओर, इनके बीच में क्या जाएगा, नेगेटिव। है आपकी होगी इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही आप किस में लेंगे, आप दूसरे वाले में DCFE या D जो भी लेना चाहे आप, DEFC में, ठीक है। तो आपका हो जाएगा सेकेंड वाले में DCF ई में अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका विद्युत वाहक बल क्या है, सिर्फ E2 है और धारा क्या है आपके पास, एक I1 I2 दोनों मिलके कहाँ जा रही है, इधर जा रही है, और रेजिस्टेंस क्या है, ये है। तो आपका हो जाएगा पहला तो ये ऊपर वाला लेंगे हम
I2 R2, देखिए पहला ये है आपके पास I2 और R2 रेजिस्टेंस है। अब यहाँ से धारा गई, कहाँ गई, नीचे की ओर जा रही, देखिए सीधे कहाँ मिल रही है, इधर पे, यानी कि यहाँ पे जो है धारा ये I1 I2 दोनों यहाँ चली गई है, यानी कि I1 प्लस I2 और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या आपका R3 इक्वल टू में। अब देखिए विद्युत वाहक बल क्या आपके पास यहाँ पे E2 है, तो कंप्लीटली क्या हो जाएगा E2, ये क्वेश्चन क्या हो गई 2। इस तरीके से आपका ये लॉ भी क्या हो गया है प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें कि 2 पार्ट हैं आपके, अथवा वाला हट गया है आपका, तो हम उसे नहीं करेंगे, हम इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। इसमें आपको दिया हुआ है बाय-सॉर्ट का नियम बताना है आपको और दूसरा उसका एप्लीकेशन आपको सॉल्व करना है। तो देखिए बाय-सॉर्ट का नियम ये कहता है किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, किसी तार में या किसी कंडक्टर में, किसी में भी अगर जब विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। मान लीजिए इस P पॉइंट तक क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। तो इसको फाइंड करने के लिए बाय-सॉर्ट ने एक लॉ दिया था, वो था कि जो चुंबकीय क्षेत्र डिपेंड करता है आपका μ0/4 पाई I dl sin थीटा r² के बराबर होता है। मतलब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों जो चुंबकीय उत्पन्न होता है वो किसके बराबर होता है, μ0/4 पाई आइडियल sin थीटा r² के बराबर होता है। अब इसका ही एक अनुप्रयोग आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, देखिए ये P पॉइंट है, यहाँ पे आपको फाइंड करना है। और ये देखिए यहाँ पे dv cos फाई, ये भी डेल्टा v cos फाई, और ये है साइन फाई। इधर पे ये 2 कंपोनेंट बार बार जा रहे हैं साथ साथ में, तो ये साइन फाई हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लेते हैं इसको, मैग्नेटिक फील्ड V बराबर होता है डेल्टा V, हम इसको ले लेंगे डेल्टा V इंटू साइन फाई यहाँ पे, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए ये इसका रूल है, यहाँ पे डेल्टा V तो हो गया, अब साइन फाई क्यों लिया, बात याद है। देखिए ये ऊपर के जो कंपोनेंट है आपके डेल्टा V cos पाई, नीचे भी डेल्टा V cos पाई, ये क्या है, बराबर है एक दूसरे के, पर अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर को है नीचे को है। जब ये एक ऊपर को है एक नीचे को, तो एक दूसरे को काट देंगे। लेकिन अब जो समान वाले हैं, समानता देखिए ये साइन फाई साथ साथ हैं ये दोनों, तो ये साइन फाई है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इसलिए इन दोनों की जगह क्या जाएगा, एक साइन फाई, मतलब परिणाम में आपको क्या मिलेगा, साइन फाई मिलेगा, कॉस फाई आपका हट जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डेल्टा V की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे B बराबर हम इसे ले तो μ0/4 पाई I डेल्टा L, इसको आप समेशन में रखें इस तरीके से, डेल्टा L और उसके बाद साइन थीटा के यहाँ साइन फाई हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका r²। ठीक है, इस तरीके से। अब इसे आपको आगे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे समेशन लगा देते हैं बाहर पे। अब समेशन आप डेल्टा L के साथ लगाना, यहाँ पे हो जाएगा आपका μ0/4 पाई, उसके बाद है I साइन फाई, और यहाँ पे हो जाएगा आपका समेशन ऑफ डेल्टा L, आगे पीछे कर दिया है और कुछ नहीं करा, r²। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, पहले आप क्या लगाएंगे, इस पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, PO, इसको नाम दे दो एक POA में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है आपका। इसके सामने होता है आपका लंब, ये कर्ण और ये आधार। क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, लंब का वर्ग। अब r की वैल्यू निकालेंगे आप यहाँ से, तो r² बराबर आपका हो जाएगा r² प्लस x²। अगर आप r निकालें तो रूट ऑफ क्या हो जाएगा, r² प्लस x का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, r की तो वैल्यू निकल गई, बट अब आप क्या करना है, आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, यानी कि साइन फाई की वैल्यू निकालनी है। साइन फाई के लिए अगर लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, आधार है कर्ण। तो मुझे पता है साइन फाई बराबर हमारा होता है लंब बट्टे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि लंब क्या हुआ आपका r हुआ और कर्ण क्या आपके पास r, यानी कि साइन फाई की जो वैल्यू मिल गई है आपको यहाँ पे, कितनी मिल गई है, r/r। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे μ0/4 पाई हो जाएगा इधर पे, और यहाँ पे आपका I सेम रहेगा। अब यहाँ पे साइन फाई की जगह आप r/r रख दो सीधे। ठीक है, और नीचे भी r है, r² इंटू r, और इस डेल्टा L, समेशन ऑफ डेल्टा L का मतलब होता है कि इस पूरे का, ये जो गोल आपका है सर्कल, इस पूरे की परिधि, इसका मतलब डेल्टा L हो जाता है, इसके बराबर हो जाता है 2 पाई r। और अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, मतलब कि इसमें फेरे होंगे तार के, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका n भी आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, अब ये r² और एक बेस समान है तो घाते जुड़ जाएंगे, मतलब आपका बेस समान है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो आपका हो जाएगा μ0/4 पाई, यहाँ I, और यहाँ पे देखो क्या हो गया आपका, इस r को कैपिटल R लिखो, r इंटू r का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ये 2 पाई हो गया इस तरीके से, और n हो गया, और नीचे आपका r³ हो गया है। ठीक है, अब r की वैल्यू रखो, यहाँ पे r की वैल्यू रूट के अंदर है हमारी, तो μ0/4 पाई I r² 2 पाई n अपॉन r की वैल्यू रख देंगे रूट के अंदर, कितना हो जाएगा आपका
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के होल पावर कितना 3। इसे आप आगे सॉल्व करें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर स्क्वायर 2 पाई एन अपॉन, अब देखिए इस रूट को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं 1/2 लगाते हैं किसी के ऊपर। तो मैं अगर इसको ऐसा लिखूँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के होल पावर 1/2 और इसके बाहर क्या लगा दूँ 3 लगा दूँ इस तरीके से, ठीक है। एक काम करते हैं इसको लगा देते हैं 1/2 को बाहर 3 1/2, ठीक है। अब पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है आपकी, जब पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है सीधे और सीधे, तो 3 अपॉन क्या जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर स्क्वायर 2 पाई एन अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के होल पावर कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, टोटल बी बराबर। तो स्टूडेंट इस प्रश्न पत्र का लास्ट क्वेश्चन है आपका 30 वाला, जिसमें कि भी आपके 2 पार्ट दे रखे हैं। तो उसमें जो दूसरा पार्ट है आपका वो मैं 18 19 शायद 20 वाले में करा चुका हूँ पहले, तो आप उसमें से देख सकते हैं। मैं इसमें प्रिज्म वाला करवा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए प्रिज्म में आपको पता होगा जब किसी प्रिज्म में कोई वाइट लाइट पास होती है, मतलब किसी प्रिज्म में कोई सफ़ेद मतलब वाइट लाइट पास होती है ऐसे, तो क्या हो जाती है प्रिज्म के समांतर हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे बना दें थोड़ा डेमो। देखिए ये प्रिज्म है, इस पर कोई वाइट लाइट जाएगी तो क्या हो जाएगी इसके पास हो जाएगी, फिर इससे क्या हो जाती है बाहर निकल जाती है, आपने देखा होगा 7 कलर्स में, ठीक है। अब ये यहाँ पे जैसे जा रही है तो यहाँ पे क्या बनता है इसका अभिलंब बनता है, यहाँ पे भी क्या बनता है इसका अभिलंब बनता है इस तरीके से, ठीक है। ये मिला दिया। अब मान लीजिए जो यहाँ को जा रहे थे, अगर यहाँ को जाती इधर को ऊपर को बढ़ा देता हूँ, ये इधर को जाती है तो ऊपर को क्या होता है इधर बढ़ा, यहाँ पे मिल जाती, तो यहाँ पे आप क्या बन जाता है एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण कहते हैं इसको, ठीक है। इस तरीके से आपका फिगर बना हुआ है, बाकी मैंने नाम दे रखे हैं ABCD इस तरीके से, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या लेते हैं में लेते हैं AQNR में इन क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज आपका क्या हो जाएगा AQNR में लेते हैं। अगर आप AQNR में अगर लेते हैं तो आपको पता होगा चतुर्भुज की चारों भुजाओं का योग कितना होता है 360 होता है, यानी कि पहली आपकी भुजा कौन सी मिल गई AQN और R, यानी कि एंगल A प्लस एंगल Q और उसके बाद एंगल N प्लस एंगल R बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पहला मिल गया। उसके बाद देखो यहाँ पे जो आपके नॉर्मल होते हैं ना 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि ये जो NQ आपका बन रहा है यहाँ पे एंगल Q और एंगल R ये 90 डिग्री के होंगे। एंगल A प्लस 90 डिग्री प्लस ये N ऐसे रहेगा प्लस एंगल R पे कितने का बनेगा आपका 90 डिग्री 360 हो गया, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल आपके 90 के ही होते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो देखिए तो 90 90 180, अभी यहाँ तो 180 हो गया, 180 को इधर ले जाओगे तो घट जाएगा, यानी कि A प्लस एंगल N बराबर 360 माइनस 180 डिग्री। इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। ये क्वेश्चन क्या हो गया आपकी फर्स्ट हो गई है, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या लेना है 2 ट्राइंगल लेने हैं, कौन कौन से QNR और MQR पे। पहले हम QNR में लेते हैं। अब इन ट्राइंगल QNR में लेते हैं। अगर QNR में आपको पता होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो पहला कोण आपका R1, ठीक है, और दूसरा कोण आपका N कुछ है ही नहीं, प्लस तीसरा R2, तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, यानी कि समझ में आ गया होगा 1 + 2 तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। अब R1 R2 चलो ठीक है, N की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए अब एंगल N निकालेंगे यहाँ से तो A इधर आ जाएगा, यानी कि 180 डिग्री माइनस A इस तरीके से, क्योंकि ये A प्लस N बराबर 80 हो गया था, N को यहाँ रखेंगे इधर से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप, R1 प्लस R2 इसे रखो, प्लस इस एंगल N की जगह पे हम क्या रख सकते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल A हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। एंगल A बराबर 180 डिग्री कट गया, तो मेरे को मिल गया यहाँ पे, इसको इधर ले जाओ, एंगल A को इधर ले जाऊँगा तो एंगल A बराबर मुझे मिल गया R1 प्लस R2। ये क्वेश्चन क्या होगी मेरी 2 होगी, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं दूसरे ट्राइंगल में लेते हैं। इन ट्राइंगल दूसरा वाला कौन सा आपका QMR में, QMR में यहाँ पे भी क्या होगा देखिए। अब QMR में पहले आपको देखिए I जो जारी किरण को I और जो निकल रही है उसको निर्गत किरण E बोलते हैं। तो जब I में से R1 निकालेंगे तो आपको ये फाइंड हो जाएगा I माइनस R1, फिर E में से R2 घटेगा तो E माइनस R2 निकल जाएगा। अब मुझे पता है कि किसी त्रिभुज के बाह्य कोण का योग, मतलब किसी त्रिभुज का जो बाहर का कोण होता है उसका जो मतलब उसकी जो वैल्यू होती है इन दो कोणों के योग के बराबर, मतलब अंदर के कोणों के योग के बराबर होती है, यानी कि डेल्टा बराबर आपका हो जाएगा I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 के बराबर होती है, ठीक है। तो अब से आप आगे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो डेल्टा बराबर आपका हो जाएगा
आई प्लस ई एक साथ माइनस R1 माइनस R2, इस तरीके से इसे थोड़ा और सॉल्व करें। डेल्टा बराबर आई प्लस ई बराबर माइनस कॉमन ले लो यहाँ पे आप, ठीक है। इस तरीके से अगर आप माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ पे जाएगा R1 प्लस R2 हो जाएगा, ठीक है। अब R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपका एंगल ए है, आप चाहें तो पुट भी कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए मिनिमम न्यूनतम विचलन के लिए, न्यूनतम विचलन के लिए, न्यूनतम विचलन के लिए, न्यूनतम विचलन के लिए आप ई को भी क्या मानेंगे, आई मानेंगे, और R1 बराबर R2 को क्या मानेंगे, R मानेंगे, और डेल्टा बराबर क्या मानेंगे, डेल्टा मानेंगे। ये आपकी कंडीशन है मिनिमम विचलन के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए अब डेल्टा की जगह यहाँ पे क्या जाएगी, इस डेल्टा की जगह हम डेल्टा एम ले लेंगे इधर, ठीक है। और R1 R2 को हमने R ही माना तो R प्लस R, ये क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा सीधे। यानी कि ये देखो इधर पे 1 प्लस आई लिख देता हूँ, इसकी जगह ई की जगह आई लिखा, माइनस इस R1 R2 की वैल्यू तो हमें पहले ए मिल गई, हमने ए रख दिया यहाँ पे, ठीक है। इसे सॉल्व करो, इसको उधर ले जाओ तो आई प्लस आई 2i, और इधर आ जाएगा तो डेल्टा एम प्लस एंगल ए, या ए मान लो आप इसको, ठीक है, ए मान लो डायरेक्ट, ठीक है। तो 2i बराबर ही, तो i बराबर आप निकालेंगे डेल्टा एम प्लस ए बाई क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। आप एंगल लगाना चाहो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई की वैल्यू निकल गई। अब किसकी निकालनी है, आर की निकालनी है। आर कहाँ दिख रहा है हमें, यहाँ पे दिख रहा है, देखिए एक ही है, ठीक है। अब R1 R2 की जगह हमने क्या माना है, आर ही माना है, तो इसको देखो क्या हो जाएगा, ए बराबर या एंगल ए बराबर R प्लस आर, तो ये हो जाएगा आपका 2R बराबर एंगल ए, तो R बराबर क्या हो जाएगा एंगल ए बाई 2, या आपसे लिख सकते हैं ए बाई 2, इसको भी क्या लिख सकते हैं डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 लिख सकते हैं इस तरीके से। अब स्नेल के नियम से हमें पता है क्या होता है आपका n बराबर होता है साइन आई अपॉन साइन आर होता है, ठीक है। ये होता है n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई की वैल्यू देखो, n बराबर इसी लिखो, साइन आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे ए डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, और आर की वैल्यू क्या है, साइन आर की, साइन लिखो, आर की वैल्यू कितनी आ गई, ए बाई 2। तो ये आपका आ गया आंसर।